रहीम नाजरीन सलामुअलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। आप देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियर्स के बारे में। ये कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, इस कोर्स की डिमांड दुनिया में क्या है, क्योंकि हर दिन नए नए कोर्स आ रहे हैं, नई नई फील्ड के बारे में हमें पता चल रहा है और इस कोर्स को करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कोर्स कब, कहाँ, कैसे करना है, क्या इसकी फ़ीस होगी और आगे इंडिया में इसका क्या डिमांड होगा और कहाँ कहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं और कौन इसे कर सकता है। जेनेटिक्स फील्ड एक वास्ट फील्ड है। और ज़्यादा मालूमात के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं फैकल्टी मैथ्स एलन ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब SM रज़ा सर। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं और इस शो पर उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन को सलाम अलैकुम, स्टूडेंट को सलाम अलैकुम। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आज सारी बातें, कैसे करना है इसे, किन बच्चों को करना चाहिए, आगे स्कोप क्या है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस आपके लिए हो सकते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ओके सर, कई आर्टिकल भी हम लोग पढ़ चुके हैं जेनेटिक इंजीनियर्स के बारे में, जो कि अब उभरती हुई फील्ड है। तो हम चाह रहे थे कि जो है बारीकियों पे नज़र रखते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान को तैयार होना चाहिए कि हमें आगे चलकर करियर में क्या चुनना है। तो उसमें से कई रिक्वेस्ट भी आई है, कई सवाल भी आए हैं कि जेनेटिक्स कैसे बनते हैं, कौन होता है, क्या कोर्सेज़ हैं, ये सब तो करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा कि नीट काउंसलिंग जो अभी हो रही है, क्या अपडेट है उसके बारे में। नीट की काउंसलिंग ऑलरेडी 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और जैसे इंजीनियरिंग में जोसा में 6 राउंड की काउंसलिंग होगी, पर नीट में ऐसा नहीं है। नीट में सिर्फ 2 राउंड होंगे, राउंड 1 एंड राउंड 2। और उसके बाद सीट बचने के बाद मॉप अप राउंड होगा, 3rd राउंड होगा। फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटे की सीट सारी फिल होंगी। उसके बाद जो सीट्स बचेंगी डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी सारी सीट्स फिल होंगी और उसके बाद फिर स्टेट की काउंसलिंग भी पैरेलल शुरू हो जाएगी। 2 राउंड यानी फर्स्ट राउंड में सीट बचने के बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी और सेकंड राउंड के बाद जब सीट बचेगी देन मॉप अप राउंड है। तो 2 राउंड की काउंसलिंग और 1 मॉप अप राउंड। ध्यान रखेंगे, पहले राउंड की काउंसलिंग जैसे कंप्लीट होगी, जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपको सीट एलोकेट होने के बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जिस कॉलेज में आपको सीट मिलेगी। वहाँ जाके आपको फ़ी जमा करनी है, वहाँ रिपोर्ट करना है। अगर आप उसमें मिस कर गए तो उस वक्त हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। अच्छा, कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि जैसे ही अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जो MCC जो होगी वो समझेगी कि आपने उस सीट में इंटरेस्ट शो नहीं किया है, फिर वही सीट दूसरे बच्चों को सेकंड राउंड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, जब भी तो हम लोग को बहुत एक्टिव रहना है, बहुत सिंसियरली काम करना है। राइट। और जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। याद रखें, 10th की मार्कशीट लेके जानी है आपको, 12th की मार्कशीट लेके जानी है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो आप क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन का वो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एज वेल एज जो आपके पास रिजल्ट कार्ड नीट का है वो भी आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे, सिर्फ ज़ेरॉक्स से काम नहीं चलेगा, ज़ेरॉक्स के साथ साथ ओरिजिनल कॉपीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। एंड 10 फोटोज़ आपके पास होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के। तो अगर फ़ोटोज़ नहीं है तो फ़ोटोज़ आप अपनी ले लें और ये सब सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ ज़ेरॉक्स भी आप 2-2 3-3 करा के तब आप जहाँ पे रिपोर्टिंग जिस सेंटर पे आपको जिस कॉलेज में करनी होगी, जब आपकी सीट एलोकेट हो जाए वहाँ पहुँच के आप रिपोर्टिंग करें, अपनी सीट लें और फिर से मैं कहूँगा कि एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए पहला कदम बढ़ाएं आप। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, हम बढ़ते हैं एक और फील्ड की तरफ। जैसा कि हमने कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करेंगे, तो सर कई सवालात इससे जुड़े हुए आए हैं, उसके जवाब में मैं हासिल करूँगा। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपके सामने रखता हूँ हमेशा, वो ये है कि किसी फील्ड को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ जेनेटिक्स क्या है और ये फील्ड में कौन जाता है, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन जेनेटिक इंजीनियर्स बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत बेहतरीन सवाल आपका। फिर से वही बात, 10th के बाद आपको साइंस लेनी है, PCM कम्बिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है और अगर PCM भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। दोनों रास्ते आपके पास हो सकते हैं। PCB वाले भी आगे जेनेटिक्स में निकल सकते हैं। जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लिया, फिर आपने BSc जूलॉजी कर ली, उसके बाद आपने
स्पेशलाइजेशन की तरफ जेनेटिक्स में अपना कदम बढ़ा लिया, या बीएससी बायोटेक कर लिया आपने, देन एमएससी करने में आप वहाँ से जेनेटिक्स की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और अगर आपको इंजीनियरिंग का साइड लेना है तो ओबियसली आपके पास पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम भी है तो और भी बेस्ट है आपके लिए। आप इंजीनियरिंग का सहारा लें, बीटेक करें। कुछ कॉलेजेस में जेनेटिक इंजीनियरिंग बीटेक में भी अवेलेबल है, बल्कि मैक्सिमम जगहों पे ज़्यादातर कॉलेजेस में जेनेटिक इंजीनियरिंग मास्टर लेवल पे अवेलेबल है अभी, क्योंकि एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, तो इंडिया में थोड़े से अभी कॉलेजेस कम है जहाँ पे ये कोर्स ऑफर, मतलब हर जगह से आप नहीं कर सकते। राइट, जैसे कि दीगर ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस, आईटी, इस तरह की ब्रांच हर जगह पे अवेलेबल है। बायोटेक्नोलॉजी भी लगभग ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में आने लगी है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो उसकी स्पेशलाइजेशन की फील्ड है उसके अभी थोड़े से लिमिटेशंस हैं, कुछ कॉलेजेस में है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोर्स बीटेक लेवल पे बहुत कम इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है, ज़्यादातर जगहों पे ये मास्टर लेवल पे। लेकिन फॉरेन कंट्री, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या फ्रांस के बारे में बात करें, यूएस के बारे में बात करें, तो वहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्कोप बहुत ही ज़्यादा है आने वाले टाइम में और चीज़ें फैलेंगी इंशाल्लाह। ओके, तो सर ने यहाँ पे आपको एक बात बताया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आप हर जगह से नहीं कर सकते, बहुत कम जगह पर ये कोर्स अवेलेबल है और मास्टर लेवल पे अवेलेबल है, ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत कम जगह अवेलेबल है। राइट, और इसमें एक बात और यहाँ जोड़ना चाहूँगा साहब, इसमें अगर आपको अपना करियर बनाना है तो ध्यान रखें, अगर आपको एक अच्छे पोस्ट पे जाना है तो आपको अपने आप को रिसर्च लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप इंजीनियरिंग साइड से जा रहे हैं तो आपको एमटेक तो हर हाल में करना ही चाहिए, और अगर आप प्लेन साइंसेस की तरफ से जा रहे हैं तो आपको हर हाल में रिसर्च करना चाहिए, तभी जा करके आपको एक बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल पाएगा। सर कोर्स को और डिटेल करें, लेकिन आप जेनेटिक समझाइए ये क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन आपने राइज किया। पिछले प्रोग्राम में हमने एक फसल की एक काइंड बताई थी, पोमैटो, याद होगा आपको। हाँ। वो पोमैटो में क्या होता है कि दो आपके स्टेम्स आप ले लें, एक स्टेम होगा आपका टोमेटो का और एक होगा पोटैटो का, और दोनों को आप ज्वाइन करके ग्राफ्टिंग करते हैं, और ग्राफ्टिंग करने के बाद देन आप उसको लगाते हैं मिट्टी के अंदर, तो थोड़े दिन के बाद वो फसल आगे निकलती है और उसके ऊपर तनों में आपको टोमेटो और उसके जड़ में आपको पोटैटो वहाँ पे मिलता है। तो ये ग्राफ्टिंग यानी मिक्स करना। एग्जैक्टली जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएंगे तो डीएनए पे सारी चीज़ें, बॉडी की सारी मैकेनिज्म डीएनए पे आपको पता ही होगा, वो डिपेंड करती है। तो कुछ डीएनए में, जैसे एक डीएनए का स्ट्रक्चर होगा तो दो काम आप करेंगे, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए कहीं ऐसा होता है कि डीएनए एक्स्ट्रा उसमें अटैच किया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी की डीएनए कहीं कहीं ऐसा होती है कि ज़्यादा रिएक्ट करने की वजह से आपके अंदर बीमारी पैदा कर रही होती है, तो डीएनए का उतना पोर्शन हटा के भी आपकी चीज़ों को अंदर से और भी यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे एहसास करें डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, होता क्या है कि जो बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन डेवलप करते हैं, और वो इंसुलिन जो है वो आपके अंदर के डायबिटिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना कम होना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से डायबिटिक की जो बीमारी है वो आपके अंदर हावी होने लगती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दवाओं का सहारा लेके इस तरह से किया जाएगा कि बाहर से कोई चीज़ आपके अंदर जाएगी और वो जाके आपके डीएनए में इंटैक्ट करेगी, एक्स्ट्रा डीएनए आपका अटैच होगा, और तब आपकी बॉडी वहाँ से इंसुलिन बनाना शुरू करेगी और आपके डायबिटिक प्रॉब्लम को वहाँ से क्योर करने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली जो आपके डीएनए होता है, उस डीएनए में एक्स्ट्रा एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये पॉसिबल ही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच से। मतलब ये सर दो तरह की फील्ड है, एक तो जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है वो हो गई, और दूसरी अगर आपने जैसे बताया कि पोमैटो या वेजिटेबल्स में अगर कुछ करना है वेजिटेबल्स, तो ये क्या दोनों फील्ड अलग अलग है? देखिए, कहीं भी किसी भी चीज़ की, किसी भी फसल को, किसी भी नस्ल या किसी भी जनरेशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बाय एक्स्ट्रा इंटरवेंशन, उसकी बॉडी के मैकेनिज्म को कैसे आप चेंज कर सकते हैं इन यूजफुल डायरेक्शन, बेसिकली ये सब सारी चीज़ें कवर होंगी आपकी जेनेटिक्स में। जैसे आपने बताया, अब आप देखें क्लोनिंग, आपने सुना होगा बहुत पहले क्लोनिंग के बारे में बड़ा, जब ये आया और वो शिप को क्लोन करके निकाला गया और वहाँ से एक नई जनरेशन शिप की आई, तो बड़ा एक ये न्यूज़ हावी रहा दुनिया में। क्लोनिंग बच्चों को मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लोनिंग क्या होता है, सपोज करें कि आपने कोई एक बहुत अच्छी सी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया और वो बहुत अच्छी ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या होगा कि उसकी डिमांड कोई एक आदमी की नहीं होगी, बहुत सारे लोग हैं जो उसी तरह के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की डिमांड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसी जैसा बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में यही होता है क्लोनिंग, यानी
किसी एक बॉडी के डीएनए को लेकर के पैरेलल उसी तरह का डीएनए डेवलप करके उसी तरह की चीज़ें डेवलप करना, ये सब सारी चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग में कवर होंगी। तो आप महसूस करें कि आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा इसका स्कोप निकल के आने वाला है। स्टेम सेल के बारे में यहाँ पे मैं बच्चों को बताना चाहूँगा। स्टेम सेल क्या होता है, जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके नाफ का एक पार्ट जो है वो ले लिया जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो इंसान के बॉडी में डेवलप होती हैं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए बाहर से उस स्टेम को फिर उसके बॉडी में डाला जाता है और फिर वो डीएनए में जाकर अटैच होके और बॉडी के मैकेनिज्म को और मजबूत करता है। तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से पॉसिबल हो पा रहा है। तो अब सोचें कि आने वाले टाइम में कितना काम इसमें होने वाला है। ओके, तो ये दो तरह से काम करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी डेवलपमेंट, डीएनए वगैरह डेवलप किया जाता है उसमें, और दूसरा एक होता है एग्रीकल्चर में किस तरह से कुछ डेवलप करना है। राइट। हाँ, यानी दो तरह की फील्ड है। ये कोर्स मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं हम लोगों से। मैं बढ़ता हूँ सर सवाल की तरफ, क्योंकि सवाल में ही कई जवाब छुपे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसी बहाने सवाल भी हो जाए बच्चों के और आप जवाब भी दे दें उसी में, और कई इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को हमारे पहुँच जाएगी। तो मैं पहला सवाल आपके सामने सर रखना चाहूँगा। पहला सवाल जो है व्यूअर्स का वो है, इज नीट एग्जाम इज नीडेड टू ज्वाइन बीएससी जेनेटिक्स? देखिए, नीट एग्जामिनेशन के बारे में बताऊं। नीट से आपको 2 कोर्सेज में दाखला मिलेगा, एमबीबीएस एंड बीडीएस। इसके बाद 4 और जो कोर्सेज हैं लाइक बीयूएमएस, बीएएमएस एंड बीएचएमएस, 3 कोर्सेज बल्कि ये आयुष मंत्रालय के कोर्सेज हैं। इनमें भी कुछ कॉलेजेस नीट के स्कोर को फॉलो करते हैं। अदरवाइज जो काउंसलिंग जो होती है नीट एग्जामिनेशन के बाद, वहाँ से सीट ऑफर आपको होती है एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए। बीएससी जेनेटिक्स के लिए नीट का स्कोर नहीं चाहिए। अब अगर आपको बीएससी जेनेटिक्स करना है तो 11-12 आप पीसीबी के साथ आप बढ़ें, देन आप कुछ कॉलेजेस में बीएससी जेनेटिक्स का कोर्स अवेलेबल है। अगर नहीं है तो बीएससी बायोटेक ले लें एंड देन एमएससी इन जेनेटिक साइंसेज आप लेके आगे बढ़ जाएं। ये सवाल जो था कि कैन आई डू एमएससी इन जेनेटिक एज अ सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि हम भी जो कोर्स हमने बताया जेनेटिक इंजीनियर्स वो अलग है और एक एज अ सब्जेक्ट अलग है एमएससी जी। अब यहाँ पर मैं आपके सवाल से जोड़ रहा हूँ साजिद साहब। जब आप बायोटेक की बात करेंगे तो 2 तरह का बायोटेक में आपको मामला मिलेगा, एक है बायोटेक इंजीनियरिंग और एक है बीएससी बायोटेक। जब आपको बायोटेक इंजीनियरिंग करना है तो आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है, और जब आपको बीएससी बायोटेक करना है तो आपके पास बायो होना जरूरी है, ये ध्यान रखें। बीएससी बायोटेक जो है ये सिंपल ग्रेजुएट कोर्स है। बीएससी बायोटेक 3 साल का होगा, उसके बाद एमएससी बायोटेक का आपका 2 साल का। लेकिन अगर बायोटेक इंजीनियरिंग आप करेंगे तो 4 साल का आपका कोर्स होगा, एंड देन एमटेक इन बायोटेक इंजीनियरिंग वो 2 साल का होगा। ये 2 अलग अलग चीजें, नाम सुनने में एक जरूर है पर चीजें दोनों अलग अलग है, रास्ते भी अलग अलग है। या उसी तरह से बीएससी जेनेटिक्स एक अलग कोर्स हो गया, वो प्लेन साइंसेज में आपका आ जाएगा, और अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कोर्स हो जाएगा। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर। बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। सर, कैन आई गेट अ चांस टू वर्क इन फॉरेन as a BSc genetic student, and what do I choose for that, sir? I am so confused, can you please give me detail about this? इसमें बस एक थोड़ा सा यहाँ पे जो मुझे लिमिटेशन आपके क्वेश्चन में लग रही है कि अभी आपने लिखा नहीं कि आप किस क्लास में हैं। ओके, तो अगर आप बीएससी जेनेटिक्स इंडिया के किसी कॉलेज से कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप इसको पहले पूरा करें और उसके बाद मास्टर्स करने के लिए आप अप्लाई करें। और जैसे मैंने बताया कि फॉरेन कंट्री के किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप दाखिला लेना चाहेंगे तो उनके अपने टेस्ट हैं। एक तो सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज पे टेस्ट होगा और एक आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का वो टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद आप वहाँ ज्वाइन करें। और फॉरेन कंट्री में क्योंकि ये रिसर्च फील्ड है तो बहुत सारे आपको पैरेलल प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं जिस पे आप काम करने लगते हैं, तो आपकी पढ़ाई भी चलती है और साथ साथ वहाँ से आप अर्निंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा इस प्रोग्राम में साजिद साहब ने कहा था, अर्निंग वाइल लर्निंग। ओके, तो इसी से जुड़ा हुआ एक और भी सवाल है वो मैं रखना चाहूँगा आपके सामने। आई वांट टू नो, कैन आई वर्क एज अ जेनेटिक इन यूएसए? ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिमिटेशन आ गई बात। आप यहाँ पे क्वेश्चन में आप अभी क्या कर रहे हैं या आपने मेंशन नहीं किया। यूएसए में जाने के लिए देखिए, यूएसए में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के कोर्स भी ऑफर करते हैं, जैसे एमआईटीज वगैरह। एमआईटी में भी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी जो अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करती हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका 12th में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए, आपने पैरेलल कुछ प्रोजेक्ट किया होगा, उस प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए, एज वेल एज बहुत सारे जो ओलंपियाड्स होते हैं अप टू क्लास 12th उनको आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए।
और बाद में जो 2 टेस्ट हमने बताया है, सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज का एक टेस्ट प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट, ये क्वालिफाई करने के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आसान जो है वो मास्टर लेवल पे एंट्री होती है। पर एज अ जेनेटिक्स अगर इन्हें काम करना है वहाँ पर यूएसए में तो हाँ, तो पहले अगर अब यही बात आ रही है कि अभी ये किस क्लास में इन्होंने बताया नहीं, अगर ये बीएससी में तो पहले बीएससी कंप्लीट करके, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में जवाब दिया, मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें और साथ साथ पैरेलल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करें। सर जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको उसके लिए जो है मैथ्स होना जरूरी है और फिजिक्स होना जरूरी है, पीसीएम होना चाहिए और बायो की जरूरत नहीं है, और अगर है तो एडिशनली अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आपने कहा था कि अगर जेनेटिक्स का कोई कोर्स अगर आपको करना है तो बीएससी कर सकते हैं। तो दोनों में से इजी कौन सा है? एक तो अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो वो 4 साल का कोर्स है, और अगर बीएससी इन जेनेटिक करते हैं तो वो 3 साल का कोर्स है। तो दोनों की स्टडी में फ़र्क है या नहीं है, या दोनों में से फ़ायदेमंद कौन सी साबित हो सकती है? ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियरिंग साइड से जाते हैं तो टेक्नोलॉजिकली इंटरवेंशन ज़्यादा होगा, तो उसमें ज़्यादा आपका जल्दी से जॉब की प्लेसमेंट की गुंजाइश बनती। अगर प्लेन साइंसेस की तरफ से आप जाते हैं तो रिसर्च के स्कोप्स आपके ज़्यादा निकल के सामने आएंगे। तो आप देखें, अब जैसे हम लोग बताते हैं, सपोज कीजिए कि हमने बीएससी फिजिक्स ले लिया, बीएससी फिजिक्स लेने के बाद एमएससी फिजिक्स लेके मैं फिजिक्स के फील्ड में रिसर्च में निकल गया, और एक ये भी होता है इंजीनियरिंग फिजिक्स ले लिया मैंने 4 साल के, उसको करके अपने आप को रिप्लेस भी करा लिया। तो 4 से जब आप टेक्नोलॉजिकल कोर्स करेंगे तो 4 साल के बाद जॉब के ऑप्शंस आ जाएंगे। प्लेन साइंसेस में जाएंगे तो रिसर्च के बाद आपके पास बेस्ट ऑप्शन निकल के आएगा। ओके, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया में? देखिए, जब भी आप इंजीनियरिंग करेंगे कहीं से भी, जितने भी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वहाँ से इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए वो तो एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे एसआरएम मणिपाल आप ले लें, वहाँ तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। जैसे जेईई मेंस का है, हाँ जेईई मेंस का है, इसके जरिए भी जा सकते हैं जेनेटिक्स फील्ड में। कोर्स, लेकिन बहुत लिमिटेड जगहों पे ये कोर्स अवेलेबल है, जैसे एसआरएम मणिपाल में, वहाँ भी अपना उनका एंट्रेंस है। आने वाले टाइम में कुछ और कॉलेजेस में ये कोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन सीधी बात है, किसी भी बेस्ट कॉलेज में अगर आपको कोई कोर्स ऑप्ट करना है तो आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे चाहते हैं वहां जाना, तो वहां पे एडमिशन लेने का एक ही तरीका है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, और राइट बच्चों, आपके कई सवाल भी हैं, वो मैं सर के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि एक और सवाल है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने जैसा बताया अभी स्टार्टिंग में नीट की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, अब बच्चों को सीट अपनी रिजर्व कर लेना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। I have secured 536 marks in NEET 2020 general category from UP. Sir, is there any chance to get a government MBBS colleges in this state? Should I attend counseling? And if not, please suggest me any college from where I can do full MBBS course below 10 lakh. देखिए, जहाँ तक आपने काउंसलिंग अटेंड करने की बात की है तो वो तो करना ही चाहिए आपको। 536 है, बहुत कम भी मार्क्स नहीं है, लेकिन इस बार स्कोर थोड़ा अच्छा गया है, इसलिए परेशानी थोड़ी सी है। लेकिन ज़रूर आप काउंसलिंग ज़रूर करें। फर्स्ट राउंड में नहीं आता है, सेकंड में देखें, सेकंड में नहीं आता है तो मॉप अप राउंड तक आप वेट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं इंशाल्लाह कोई उम्मीद की किरण निकल जाए, आ जाए सामने आपके, कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके पास एडमिशन के लिए आ जाए। पर अभी जो इस बार जो स्कोर हुआ है उसको अगर जहन में रखते हुए बात की जाए तो थोड़ा मुश्किल तो है। ऑल इंडिया कोटे से तो मुश्किल आएगी। स्टेट कोटे में भी आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और मैं कहूँगा कि मॉप अप राउंड तक ज़रूर वेट कीजिएगा। जहाँ तक आपने बात की है 10 लाख से कम की फीस पे, देखिए जितनी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी या जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, खासतौर से मैं कहूँगा आप लखनऊ में इरा मेडिकल कॉलेज है, उसके बारे में आप पता कर लें। वहाँ भी नीट के थ्रू ही सारे एडमिशन नीट के थ्रू हैं, उनकी फ़ीस आप एक बार जाके पता कर लें। अगर फीस आपके बजट के अकॉर्डिंग आती है तो बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ से भी अगर आप चाहें तो MBBS कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद लगता है कि 536 पे आपको ऐसे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में तो MBBS मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको MBBS की सीट मिल जाएगी, बशर्ते कि वो आपके बजट में आ सके। ओके सर, बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है और इसमें 2 सवाल हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों को मैं पढ़ूँ, पहले आप पहले सवाल का जवाब दें। सर, मैंने लास्ट वीक ही डाटा साइंस के लिए क्वेश्चन पूछा था। I have searched for master course in Mumbai and Pune, but I did not find any college that offering master course. Narsi Munji and the Somaya too are offering only diploma course on data sciences. I have only find one institute that is MIT.
Peace University in Pune, which is providing the Master in Data Science course. Can I opt for MIT? या श्योर, एकदम जाना चाहिए आपको। Okay. देखिए अभी क्या है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जितने भी फील्ड अभी इंडिया में इमर्ज हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इन कोर्सेज की अवेलेबिलिटी हर जगह पे नहीं है। जैसे बिकॉज मुंबई में इन्हें नहीं मिला, मुंबई पुणे में। अब जैसे देखें एक कोर्स, एक इंस्टीट्यूट मिला है, राइट। अब जैसे पुणे क्योंकि आपको पता ही है कि कंप्यूटर फील्ड में बहुत बड़ा इंडिया में 2-3 शहर अगर आप देखें आईटी सेक्टर में, उसमें पुणे है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, ये बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप और आईटी पे काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मल्टीनेशनल बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ पे हैं, उनके हेड ऑफिसेज भी हैं या उनके ऑफिसेज भी हैं। तो जहाँ तक आपने MIT के बारे में लिखा है, तो अगर MIT में आपको मौका मिल रहा है, आपको लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मैक्सिमम जगहों पे ये कोर्स आ जाएगा। डाटा साइंस तो मुंबई में कोई डाटा साइंस का कोर्स नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज या इंस्टीट्यूट? बॉम्बे में साजिद साहब आप देखेंगे ज़्यादातर कॉलेज आपको मिलेंगे मेडिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल या कॉमर्शियल, यानी कि अकाउंट्स या स्टॉक एक्सचेंज, मैनेजमेंट, इसके कोर्सेज आपको वाले कॉलेज ज़्यादा आपको मिलेंगे। पैरामेडिकल आईटी सेक्टर का पूना अगर आप देखें तो आपके नज़दीक हब है, पुणे में ये कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ जाएं, एडमिशन लें और आगे बढ़ें। सर इनका दूसरा भी सवाल है, इन्होंने जैसे लिखा है कि मेरा दूसरा सवाल है, if I want to do master in computer science or information technology, can you please suggest me some famous government colleges that provide master in CS and IT? देखिए आईटी, MSc आईटी और MSc इन कंप्यूटर साइंसेस, अगर बेस्ट कॉलेज आप पूछेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी, जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में MSc आईटी, BSc आईटी के कोर्सेज हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी बहुत जैसे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे वहाँ भी एक कोर्स आपको मिलेगा। तो अब MSc आईटी एंड BSc आईटी आप देखेंगी तो तकरीबन जितने सारे कॉलेजेस प्राइवेट हैं या जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वहाँ ये कोर्स, उसी तरह से BSc ये कोर्सेज मुंबई में अवेलेबल है कि ये भी नहीं है? मुंबई में डेफिनेटली हाँ। BSc आईटी और MSc आईटी का कोर्स, दोनों कोर्स अवेलेबल मुंबई के कॉलेजेस में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे सवाल कर लेता हूँ कि आपके नज़र में डाटा साइंस बेस्ट रहेगा या BSc कंप्यूटर साइंस या BSc आईटी? देखिए दोनों में स्कोप आने वाले टाइम में डाटा साइंसेज में भी आने वाला है, और अगर आप MSc आईटी करती हैं उसमें भी, क्योंकि BSc CS कंप्यूटर साइंस या आईटी ये दोनों कोर्स तो बहुत टाइम से चल रहा है, राइट। और डाटा साइंस तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नया है और क्योंकि इसकी नीड राइज ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये कोर्स यहाँ पे लाया गया है और इसमें बहुत सारे स्कोप्स भी निकल के आ रहे हैं, इसमें एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो आप, लेकिन बात वही आती है फाइनली कि आप अपना इंटरेस्ट भी किसी भी फील्ड की तरफ कदम बढ़ाएं। सबसे पहले अपने दिल की आवाज़, अपने जहन की आवाज़, अपने सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ, अपनी ख्वाहिश और रुझान, इन सब सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर ये सब सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपने कदम बढ़ाया तो कामयाबी बहुत आसानी से आप पा सकती हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा था कि MIT ने चूज़ करना चाहिए कि नहीं, आपकी नज़र में चूज़ कर सकती हैं? एकदम करना चाहिए, क्योंकि पुणे अपने आप में एक बेस्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेस है और ये कोर्स वहाँ अवेलेबल है। और अगर आप बॉम्बे में हैं तो आपके लिए बहुत नज़दीक भी है, आना जाना भी आप आराम से कर सकती हैं, तो सहूलत होगी आपको यहाँ। सर अगला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। महक खान का सवाल है, ये लिख रही हैं, सलामुन अलैकुम, मैं मुंबई में ही रहती हूँ और मेरा सवाल ये है कि आई हैव completed my HSC this year and I am little bit confused between two courses, sir, whether to go with the BSc microbiology or to go with Bachelor of Optometry courses. Sir, could you please guide me from which course I would have great opportunities in future? Job opportunities. दोनों में फ्यूचर है, ऐसा नहीं। ऑप्टोमेट्री से भी अगर आप कोर्स BSc ऑप्टोमेट्री उसके बाद दिन मास्टर 2 साल का कर लें, वहाँ से भी आपके पास स्कोप है। और माइक्रोबायोलॉजी पे तो काम आजकल बहुत हो रहा है, और हम लोगों ने वैक्सीन डेवलपर के बारे में भी प्रोग्राम किया था। अगर आप MSc माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद रिसर्च कर लें तो आप उस फील्ड में भी जा सकती हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में आपने देखा होगा आजकल कोविड के ज़माने में जब टेस्टिंग की नीड हुई और टेस्टिंग की नीड अराइज हुई तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड बहुत रैपिड इंक्रीज़ हुई है, और इस फील्ड में काम भी हो रहा है। और आने वाले टाइम में इसमें स्कोप भी मैं देख रहा था कि अगले 5 साल में लगभग 15 से 20% इसमें ग्रोथ आने वाला है। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने वाला है। दोनों फील्ड अपने आप में ठीक हैं, बस आप अपना इंटरेस्ट देखें और ये देखें कि आप
क्या रिसर्च की तरफ बढ़ने का शौक रखती हैं, या आप चाहती हैं कि 3, 4 या 5 साल के बाद आप अपने आप को प्लेस करा लें, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल या अपनी फैमिली की हालत आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। स्कोप दोनों में है। ओके। तो मेरे ख्याल से दोनों में ही स्कोप है, चाहे वो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करती हैं या बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स करती हैं अगर। राइट, नो प्रॉब्लम। बस माइक्रोबायोलॉजी से ये है कि एमएससी करने के बाद रिसर्च तक जब आप पहुंचेंगी तो आपके पास तो ऑप्टोमेट्री के से कोर्स अगर करते हैं तो क्या उसमें भी मास्टर लेवल का कुछ ऐसा कोर्स मास्टर्स तक तो देखिए पहुंचना है। मैं चाहता कि ऑप्टोमेट्री का बता दे थोड़ा, शायद किसी के लिए शायद सुनने में नया हो। हाँ, जैसे बीएससी आप बायोटेक करेंगी, बीएससी फिजियोथेरेपी करते हैं, उसी तरह से बीएससी इन आप ऑप्टोमेट्री कर लें और उसके बाद 2 साल का इसमें मास्टर्स कर लें और मास्टर्स करने के बाद आप अपने आप को कहीं प्लेस करा लें। ओके। अब बहुत सारे प्लेसमेंट्स के स्कोप आपके इधर भी आएंगे, और आजकल तो आपने देखा होगा, पहले तो ऐड नहीं आता था, आजकल जब आप मीडिया में आएंगे तो लेंस कार्ड का आपके पास देखिए कितना ज़्यादा ऐड आता है और कितना बहुत मैक्सिमम अलग अलग कंपनीज, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, तो स्कोप्स निकलेंगे और हैं भी। तो दोनों फील्ड के अपनी अलग अलग एक पहचान है। बस माइक्रोबायोलॉजी की तरफ अगर आपको जाना है तो एमएससी के बाद रिसर्च आपको ऑप्ट करके तब उसमें बहुत अच्छा आप स्कोप अपने लिए ढूंढ सकती हैं, और यहाँ बीएससी के बाद एमएससी करने के बाद दोनों में स्कोप है। परेशानी दोनों में आपकी नज़र में बेस्ट कौन से दोनों में से? दोनों मुझे लगता है कि अगर आप चाहती हैं कि एक बेस्ट प्रोफाइल आपके साथ अटैच हो तो माइक्रोबायोलॉजी में आप रिसर्च करें। ओके, ग्रेट, थैंक यू। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं क्लास 12th में हूँ, मुझे केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होने की वजह से 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लग रही है। सर, क्या अगर मैं किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी से बीएससी इन केमिस्ट्री करूं तो क्या बीएससी इन केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में मुझे 11th एंड 12th लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी? और मुझे ये भी बता दीजिए कि बीएससी इन केमिस्ट्री में मुझे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा? सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बड़ा डिटेल में और बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। देखें, साइंस के बारे में मैं कहना चाहूँगा, साइंस एकदम रिलेटेड है। आपने 9th 10th में न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, F = m × a। 11th में भी ये लॉ है, 12th में भी है, बीएससी पार्ट 1 में जाएंगे वहाँ भी है, इंजीनियरिंग में अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी है। वंस अगर आपने छोटी क्लास में इस कंसेप्ट को नहीं समझा तो बड़ी वाली क्लास में फिर प्रॉब्लम आएगी, उससे आगे बढ़ेंगे फिर प्रॉब्लम आएगी। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी उसी सब्जेक्ट का, उसी पर्टिकुलर थ्योरी का एप्लीकेशन बढ़ता जाएगा। जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, थ्योरी ही क्लियर नहीं होगी, तो एप्लीकेशन को आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहली कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए? 11th का जो वीक एरिया है, जो आपको पता चल गया है, अक्लमंद इंसान की पहचान क्या है कि अगर उसको पता चल जाए कि हमारी गलती क्या है तो अगली बार वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए। तो आपको जब ये लग रहा है कि ये आपकी गलती है और इस गलती की वजह से आगे की चीजें आप टैकल प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने टाइम टेबल से एक्स्ट्रा रोज 2-3 घंटे का टाइम निकालें और पीछे के बैकलॉग को पहले आप NCERT से पढ़ के पूरा करें। केमिस्ट्री के लिए जनरली बच्चे बताते हैं कि अगर NCERT पढ़ ली जाए ठीक से तो केमिस्ट्री बड़े आराम से टैकल हो सकती है। तो NCERT 11th क्लास की टाइम टेबल जो आपका डेली का है, उसके अलावा 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के पहले आपने वीक एरियाज को आप पढ़ें और उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि जब बीएससी पार्ट 1 में आप पहुंचेंगे तो जो आपने 11th 12th में पढ़ा है उसी पे बेस्ड एप्लीकेशंस बढ़ता जाएगा। तो 11th 12th को पहले हर हाल में आपको मजबूत करना है और आप ही के क्वेश्चन से अटैच करके अगर आप केमिस्ट्री को एक सब्जेक्ट के तौर पे लेके चलना चाहते हैं तो केमिस्ट्री से अगर आपने मास्टर्स कर लिया तो आगे और क्या क्या केमिस्ट्री के करियर इन केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हम चूज करते हैं तो आगे क्या होगा, क्या होगा, चलिए ये दूसरे संडे में इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे और आप उसको जरूर उस प्रोग्राम को देखिएगा और भी सारी चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन पहला आपका वर्क क्या है? 11th क्लास का जो वीक एरिया है उसको जल्दी से जल्दी आप प्लीज रिवाइज करके खत्म करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। इतने ईमानदार बच्चे आज के ज़माने में कहाँ मिलते हैं और जो हैं वो इसमें सवाल पूछ रहे हैं। आपके सामने नाजरीन एक सवाल पढ़ने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और देखिए कि किस तरह से सोचते हैं लोग। आज के ज़माने में भी इतना ईमानदार कोई हो सकता है कि चीटिंग के लिए भी परमिशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है, इस तरह के सवाल हैं। सर, मैं सवाल आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सवाल है कि आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, मेरा कॉलेज में भी बाकी स्कूल और कॉलेज की तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। ऑलमोस्ट सभी क्लासमेट जो हैं
वो आंसर गूगल कर लेते हैं या फिर एक दूसरे से फ़ोन पे पूछ लेते हैं। द पॉइंट इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग बहुत ईजी हो गई है, लेकिन मैं अभी तक कोई ख़ास चीटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि चीटिंग करना करप्शन है और हमारे मर्जा ने भी मना किया है। लेकिन इस तरह से मेरे क्लासमेट मुझसे बहुत बेहतर मार्क्स ले आएंगे। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस चीज़ को लेकर और मैं पीछे रह जाऊँगी। क्या मुझे भी गूगल वगैरह की मदद लेनी चाहिए एग्ज़ाम में बाकियों की तरह? ये भी एक तरह की चीटिंग है या नहीं है? सर बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कि आपने इस तरह के सवाल भेजा है और आपने खुद जवाब दिया हुआ है कि आपको सही नहीं लग रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन एग्ज़ाम जब से आया है, इनके कुछ फ्रेंड हैं वो चीटिंग करते हैं और ये बात इन्हें पता चल गई है। अब इन्हें ये डर सता रहा है कि अगर वो चीटिंग कर रहे हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ये बताएं कि आप ये जो अभी इंटरनल एग्जामिनेशन जो घर पे बैठ के दे रही हैं 11-12 पास करने की जो आप कोशिश कर रही हैं, उसके बाद आपका टारगेट क्या है? आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन फेस करके किसी अच्छे कॉलेज में फर्दर एजुकेशन के लिए दाखिला लेना है। लेकिन जब वहाँ आप जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तो आपको अपनी नज़र घुमाने तक की फुर्सत या मौका आपको नहीं मिल पाएगा। तो जिन बच्चों ने ऐसी गलत आदत पाल रखी है, अब आप सोचें कि अगर वो 12th के बाद किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे, गलत आदत उनको दोबारा गलत काम करने पे मजबूर करेगी और वहाँ उनको पनिशमेंट मिलेगी और बल्कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा भले ही अभी कम नंबर ला रहा हो और उस कम नंबर को ज़्यादा करने की ईमानदारी से मेहनत करेगा, जब यही बच्चा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठेगा विदाउट किसी हेल्प के, जब वो अपने आप को आगे प्रूव करने की कोशिश करेगा तो उसका रास्ता ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने गलत रास्ता अपनाया हुआ है। जहाँ तक मार्क्स के बारे में आपने बात की है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको सारी खूबियाँ, सारी सच्चाई आपको पता है, तो फिर आपको परेशान किस बात से होना है? आपको ये पता है कि जितना आपने स्कोर किया है वो अपने कैपेबिलिटी के बलबूते मेहनत का है। यस, चीटिंग का नहीं, अपने बलबूते आपने आपको बहुत प्राउड फील करना चाहिए। यस, और दूसरों ने कैसे किया है जब वो आप जानती हैं तो आपके जहन को परेशान, अपने जहन को परेशान कीजिए ही मत। हमेशा याद रखिएगा, परखने वाले लोग हैं इस जमाने में। जब किसी को अच्छी सीट ऑफर करनी होगी उस वक्त वो आपके टैलेंट को देखेगा और जहां टैलेंट की बात आएगी वहां वही बच्चा आगे निकलेगा जिसने बहुत ईमानदारी और पंक्चुअलिटी के साथ पढ़ाई की है और उसको आगे प्रूव करने की कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप किया है। जब कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी, कहीं भी जाइएगा वहीं आपका कदम रुकेगा। ओके, सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और चीटिंग करने वालों की कभी जीत नहीं होती। और इस बात का ख्याल अगर रखेंगे तो आप मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी रंगों से भर जाएगी और चीटिंग करेंगे कहीं ना कहीं रंग फीका हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन इन मुश्किलों का हमें डट के सामना करना पड़ेगा, तो ही हम आगे जाके कामयाब हो जाएंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बीटेक, यानी व्हाट आफ्टर बीटेक और बीई। क्या ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। और एक और बात कहना चाहूँगा, मोहम्मद जो लखनऊ से आपने सवाल किया था, अगले एपिसोड में जब हम शुरुआत करेंगे तो आपके सवाल से शुरुआत होगी, क्योंकि आपको पायलट बनना है, हमें पता है। इस बार हमने उस सवाल का जवाब नहीं हासिल किया, लेकिन अगला एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड आपके सवाल से ही प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेजना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया।